जादुई बांस का हैंडपंप। शेखर एक किसान था। वो लालपुर गांव में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। उसके पास खेती के लिए काफ़ी ज़मीन थी। वो अपने खेतों में सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। शेखर का बेटा सुमन पढ़ने में बहुत ही होशियार था। वो गांव के स्कूल में हमेशा ही अव्वल आया करता था। स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद शेखर ने उसे पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज में भेजा। वो वहाँ पे कृषि वैज्ञानिक की पढ़ाई करने लगा और बहुत मेहनत करके एक दिन बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक बना। और इधर शेखर गांव में ही किसानी कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके खेत सूखते जा रहे थे क्योंकि उसके पानी के स्रोत सभी खत्म होते जा रहे थे। और जिस खेत में पानी था वहाँ पे वो बोरवेल नहीं करवा सकता था क्योंकि उस खेत में चुंबकीय शक्ति थी, जिसके कारण वहाँ पे भी कोई भी मशीन नहीं लगा सकते थे। तो सभी धातुएं वहाँ जाकर चिपक जाती थी। सुमन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब गांव आया तो अपने खेतों की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हमारे खेतों का ये क्या हाल हो गया है। हाँ बेटा, क्या करें, पानी की कमी की वजह से ये सब हो रहा है। और तुम तो जानते ही हो ना, वो कोने वाला खेत, वहाँ पे तो कोई धातु टिकती ही नहीं है। वहाँ पे हम कोई मशीन लगा ही नहीं सकते। पिताजी, कोई बात नहीं, अब मैं गांव में ही रहकर खेती करूँगा और अब फिर देखना हम कैसे अपनी तकदीर बदलते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, गांव में रहोगे? अरे तुम तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए हो ना। तुम तो शहर जाओ बेटा, नौकरी करो। यहाँ रहने दो, क्या करोगे यहाँ रहकर? यहाँ पानी तो है ही नहीं। लेकिन सुमन ने ठान ली थी कि वो गांव में ही रहकर आधुनिक तकनीक से कुछ न कुछ विकसित करेगा। एक दिन जब वो अपने पिता के साथ उस खेत में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक कोने में बांस के झुरमुट पर पड़ी। बांस देखकर उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुमन ने अपने पिता और अपने गांव के कुछ लोगों की मदद से सारे बांस काट लिए और उन्हें अंदर से खोखला किया। और उसने बांस को नुकीला करके जमीन में खुदाई करनी शुरू कर दी। काफ़ी मेहनत करने के बाद जमीन के नीचे से पानी निकल आया क्योंकि बांस को कोई भी चुंबकीय शक्ति पकड़ नहीं सकती थी। और सुमन ने बड़े ही अच्छे ढंग से बांस का एक हैंडपंप बनाया। और सुमन ने उस बोरवेल में बांस की ही पाइपें लगा दी, जिनके लगाते ही धरती से पानी ऊपर आ गया। बांस का हैंडपंप चलाते ही खूब सारा पानी निकलकर उनके खेतों में फैलने लगा। सभी लोग खुशी से झूम उठे। शेखर ने अपने बेटे से कहा, वाह बेटा, मुझे तुम पे नाज है। तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। तुमने वाकई ही हमारे खेतों की तकदीर बदल दी। और अब फिर से शेखर और सुमन के खेत लहलाने लगे और सुमन गांव में ही रहकर एक नई तकनीक से खेती करने लगा। और इस तरह बांस का हैंडपंप उन लोगों के लिए जादुई हैंडपंप साबित हुआ जिसने उनकी तकदीर बदल दी। इसीलिए कहते हैं, मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। बांस में सोना। एक गांव में मनोज अपनी गैंग के साथ रहता था। वो अपनी गैंग के साथ मिलकर पूरे गांव में चोरी करता था। उसकी चोरी की हरकतों से सारे गांव वाले परेशान थे। वो किसी के भी घर में घुसकर उनका पैसा, सोना, चांदी, जेवरात सभी लूट लिया करता था। और वो हमेशा बड़ी ही चालाकी से बचकर भाग निकलता था। आज तक उसको कोई पकड़ नहीं पाया था। एक दिन जब मनोज चोरी करके वापस आया तो उसने बड़े खुश होते हुए अपने साथियों से कहा, अरे वाह, आज तो मजा आ गया भाई। किशोर के घर में तो बहुत माल हाथ लगा है, कई लाखों का होगा ये लो तुम लोग अपना इनाम। उसकी बात सुनकर उसके गुंडे साथी ने कहा, जी उस्ताद, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो हम पार्टी करेंगे। अपने साथियों की बात सुनकर मनोज ने कहा, हाँ ठीक है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, ये तो अभी थोड़ा ही माल है। मैं सोचता हूँ कल क्यों ना गांव के बैंक में ही डाका डाला जाए, खूब सारा पैसा हाथ आएगा। मनोज की ये बात सुनकर उसके एक साथी ने कहा, लेकिन उस्ताद, बैंक में तो बहुत सुरक्षा रहती है ना, और इतना सारा पैसा हम कहाँ छुपाएंगे? अब अगर पकड़े गए तो? अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि हम डाका भी डालेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। उसी गांव में कुमार नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ईमानदार था और जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचा करता था। उसी शाम मनोज कुमार के पास गया और उसने कुमार से कहा,
अरे भाई कुमार, इधर आओ, बात सुनो। जी जी सरकार, कहिए। अरे भाई कुमार, तो मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए। जी सरकार, बताइए कितनी लकड़ियाँ, मैं कल घर पहुंचा दूंगा। अरे भाई, घर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ट्रक भर के लकड़ियाँ चाहिए, मैं ट्रक अपना ही ले आऊँगा। अरे क्या कहा सरकार, एक ट्रक लकड़ी? हाँ सरकार, मैं इंतजाम कर दूंगा, आप कल आ जाइए। अच्छा ठीक है, ये लो एडवांस। मनोज उसे कुछ पैसे एडवांस देकर चला जाता है, लेकिन मनोज के जाने के बाद कुमार सोचता है कि आखिर उसे इतनी लकड़ी की आवश्यकता क्यों है। लेकिन कुमार पैसे लेकर मनोज को एक ट्रक लकड़ी का इंतजाम कर देता है। मनोज ट्रक में लकड़ी भरकर गांव के बाहर खड़ी कर देता है और कुमार वहां पे छुपकर सब कुछ देखने लगता है। उसी शाम को मनोज और उसके साथी गांव के बैंक में डाका डालते हैं और वो सारा पैसा लाकर उसी लकड़ी के ट्रक में छुपा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुमार चोरी चोरी सब देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है, ये लकड़ी के बहाने पैसा चुराकर भागने वाले हैं, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। कुमार सारी बात जाकर पुलिस को बता देता है और पुलिस सड़क के बाहर नाका लगा देती है। जैसे ही मनोज और उसके साथी लकड़ी वाला ट्रक लेकर आते हैं, तभी पुलिस उन्हें रोक लेती है। अरे रुको रुको, क्या है गाड़ी में? अरे सरकार, लकड़ी है, लकड़ी देख लीजिए। पुलिस वाले जैसे ही पीछे जाकर ट्रक की चेकिंग करते हैं और लकड़ियां उठाते हैं, तो उन्हें वहां पे नीचे पैसे ही पैसे मिलते हैं। मनोज और उसके साथी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। कुमार को इनाम दिया जाता है और उसकी चतुराई की सभी तारीफ करते हैं। भीमपुर नाम का एक गांव में सलीम करके एक कबाड़ी था। उसके पास न रहने के लिए कोई घर था, न कोई जान पहचान वाला। एक बार वह कुछ कबाड़ी का सामान लेके गांव में चल रहा था कि इतने में प्रकाश करके एक आदमी आम रस पी रहा था। उसको देखकर सलीम के मुंह में पानी आ गया। तभी प्रकाश उसको देखा। अरे ओ कबाड़ी वाला, क्या देख रहे हो ऐसा? ये बहुत महंगी आम रस है, तुम्हारी औकात ही क्या है इसे पीने के लिए? चल चल यहाँ से। हाँ, मेरी नसीब ही खराब है जो एक अच्छी आम रस भी खरीद के नहीं पी सकता। ऐसा बोल के वहां से जा रहा था। इतने में एक जगह एक साधु बाबा को बेहोश होकर नीचे गिरा पड़ा हुआ देखा। जल्दी से सलीम पास ही एक पंप से पानी लाकर उस साधु बाबा के मुंह में छिड़कता है। साधु बाबा उठिए, क्या हो गया आपको? उठिए। क्या हो गया मुझे? मैं कैसे गिर गया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बाबा, मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैं आपको यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। शुक्र है आपकी जान बच गई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर मर्जी पूरी करूँगा। साधु बाबा, मुझे आम रस पीने की बहुत मन कर रहा है। मुझे बहुत अच्छी लगती है आम रस। बेटा, ये लो मेरा जादुई कमंडल, इसमें से तुम जितना चाहो उतना आम रस मिलेगा। इसे ले जाकर संभाल के रखना। सलीम उसे लेकर उस कमंडल में से आम रस पीने लगता है, लेकिन उसको प्रकाश देख लेता है। उसे देखकर ऐसा सोचा, अरे इस गरीब कबाड़ी वाला आम रस पी रहा है, लगता है उस कमंडल में जादू है, नहीं तो उसके पास इतने पैसे कैसे? मुझे इस कमंडल को किसी भी तरह हड़पना है। ऐसा सोचकर सलीम का पीछा करता है। जब सलीम कुछ काम में लग जाता है, तभी पीछे से उस कमंडल को चोरी करके उसके घर चला जाता है। फिर उस कमंडल से आमरस के लिए पूछता है। उसमें से आमरस तो निकली, लेकिन आमरस एक नदी की तरह बहने लगी, रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी ही देर में प्रकाश का घर, गलियां और सारा गांव आमरस के भाड़ में डूब जाती है। सलीम ये सब देखकर उस नदी में तैरकर आमरस जहाँ से आ रहा था उसे पहचान के प्रकाश के घर तक आ जाता है। सलीम, मुझे माफ कर दो, इस आमरस की नदी से बचा लो। तभी सलीम उस जादुई कमंडल को हाथ में लेकर ऐसा बोला, हे जादुई कमंडल, तुम ये सारी आमरस की भाड़ को अपने अंदर फिर से ले लेना। ऐसा बोलने पर सारा आमरस फिर से उस कमंडल के अंदर चला जाता है और गांव पहले की तरह हो जाती है।
तब से सलीम सिर्फ वही नहीं बल्कि गांव में सारे गरीब लोगों को उस कमंडल के आमरस पिलाने लगता है।